को लेकर संज्ञान लिया है और जिस तरीके से पिछले हेमंत सरकार के कार्यकाल की बातचीत की जाए उस समय भी नेता प्रतिपक्ष को लेकर कई सवाल खड़े हुए थे। इसका सीधा असर सीधे पड़ा है अगर तो सूचना आयुक्त की बहाली पर लेकर पड़ा है और उसको लेकर अब जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है उससे साफ होता नजर आ रहा है कि आने वाले समय में इस मुद्दे पर भी कहीं राजनीति ना होने लगे। लेकिन अभी की बातचीत की जाए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो बयान आए हैं उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि 2 हफ्ते के अंदर कहीं नेता प्रतिपक्ष का चयन कर लेना चाहिए और इसको लेकर अब राजनीति तेज हो गई है। कहीं ना कहीं इस पर एक रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या कुछ कहा है सुप्रीम कोर्ट ने और किस तरीके की राजनीति चल रही है। बीते 23 नवंबर की तारीख को झारखंड बीजेपी किसी बुरे सपने की तरह भूलना चाहती है, लेकिन हार इतनी बड़ी थी कि उससे उबरने में वक्त लग रहा है। 23 नवंबर 2024 से 8 जनवरी 2025 आ गया। इन 45 दिनों में सत्ता पक्ष कई कदम आगे बढ़ चुका है, लेकिन बीजेपी वही की वही खड़ी है। 23 नवंबर को चुनाव नतीजे आए। चुनाव नतीजों के साथ हेमंत और कल्पना सोरेन की आंधी आई। 28 नवंबर को हेमंत सोरेन की चौथी बार ताजपोशी हुई। 4 दिसंबर को हेमंत सोरेन की पूरी कैबिनेट ने शपथ ली। बिना किसी अनबन के मंत्रियों को उनका पोर्टफोलियो मिल गया। 9 से 12 दिसंबर तक विधानसभा का विशेष सत्र भी पूरा हुआ। इस सत्र के दौरान अनुपूरक बजट पेश हुआ। मैया सम्मान के लिए 6000 करोड़ से ज्यादा की राशि आवंटित हुई। 28 दिसंबर की तारीख मैया सम्मान के भव्य कार्यक्रम के लिए तय हुई। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के कारण तारीख टली तो 6 जनवरी की तय तारीख को मैया सम्मान योजना का शानदार जलसा हुआ। 56 लाख महिलाओं के खाते में खटाखट 2500 रुपए भेज दिए गए। लेकिन बीजेपी में 45 दिनों में ज्यादा कुछ भी नहीं हुआ। बीजेपी बस इतना तय कर पाई कि फरवरी में बाबूलाल प्रदेश अध्यक्ष नहीं रहेंगे। बीजेपी बस इतना कर पाई कि रघुवर दास की घर वापसी की पटकथा तैयार हुई। रघुवर दास ने तय किया कि वो 10 जनवरी को रांची में बीजेपी का चोला ओढ़ेंगे। एक तरफ हेमंत सोरेन का बड़ा होता दमदार नेतृत्व है, दूसरी तरफ सन्नाटा। बीजेपी का अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, बीजेपी वालों को भी इसका पता नहीं। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष को लेकर बीजेपी में कोई सुगबुगाहट तक नहीं। जो बीजेपी हमेशा विपक्ष से पूछती रहती है कि मोदी के सामने कौन, उसी बीजेपी से झारखंड में जब ये पूछा जाता है कि हेमंत सोरेन के सामने कौन, तो बीजेपी के नेता या तो चुप्पी से आ जाते हैं या कन्नी काट लेते हैं। लेकिन अब ना चाहते हुए भी बीजेपी को नेता प्रतिपक्ष का ऐलान करना होगा और वो भी 2 हफ्तों में, क्योंकि फरमान सीधे सुप्रीम कोर्ट से आया है। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड में मुख्य सूचना आयुक्त सहित सभी सूचना आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर दायर याचिका पर यह फैसला सुनाया है। झारखंड सरकार ने हलफनामा देकर सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि सूचना आयुक्तों की चयन करने वाली समिति में नेता प्रतिपक्ष की जगह खाली है, इसलिए सूचना आयुक्तों की नियुक्ति का कोरम पूरा नहीं हो पा रहा है। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि झारखंड की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी को 2 सप्ताह में नेता प्रतिपक्ष नामित करना होगा। गौरतलब है कि झारखंड में साल 2020 से ही झारखंड राज्य सूचना आयोग निष्क्रिय पड़ा है। 2019 में जब हेमंत सोरेन की सरकार बनी तो बीजेपी की तरफ से जेवीएम से बीजेपी में घर वापसी करने वाले बाबूलाल मरांडी का नाम आगे बढ़ाया गया, लेकिन तकनीकी अड़चनों के कारण नेता विपक्ष का मामला फंसा रहा। 4 साल बाद 18 अक्टूबर 2023 को अमर बावरी का नाम बीजेपी ने सामने रखा तो हेमंत सरकार में पहला नेता प्रतिपक्ष मिला। 2024 के चुनाव में अमर बावरी चुनाव हार चुके हैं। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और कोल्हान टाइगर चंपाई सोरेन विधानसभा पहुंचे, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी ने बीते 45 दिनों में नेता प्रतिपक्ष की घोषणा नहीं की। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी को नेता प्रतिपक्ष का ऐलान करना ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट टीवी 45। तो साफ तौर पे कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फरीमान सामने दिखाई पड़ रहा है और 2 हफ्ते के अंदर इस बात को तय करना है कि नेता प्रतिपक्ष कौन होगा। यानी कि अब सीधे सीधे विपक्षी पार्टी बीजेपी के सामने सवाल होंगे कि आखिर किस तरीके से और कब नेता प्रतिपक्ष घोषित किया जाएगा। इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। माले की तरफ से सुशांतो मुखर्जी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और बीजेपी की तरफ से प्रदीप सिन्हा जी जुड़ रहे हैं। दोनों का स्वागत करते हुए सबसे पहले जरा प्रदीप जी के पास चलते हैं। प्रदीप जी, पिछले कार्यकाल की बातचीत की जाए हेमंत सोरेन की, नेता प्रतिपक्ष को लेकर बवाल हुआ था और आज तक जो चर्चा चल रही थी उसमें यह कहा जा रहा था सूचना आयुक्त के पद खाली रहे हैं। इसके अलावे कई ऐसे पद हैं जो नेता प्रतिपक्ष के कारण नहीं हो पा रहे थे। क्या लगता है कि कहां अड़चन आ रही थी? बाबूलाल मरांडी का नाम आपने सामने पहले लाया था, बाद में बावरी का नाम आया, अमर बावरी का, लेकिन कई चीजों अभी भी रुकी हुई हैं। किस तरीके से इस बार की तैयारी होगी आप लोगों की? देखिए, अभी आपके रिपोर्ट में ही कहा गया कि 23 अक्टूबर 2023 को बतौर नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी की नियुक्ति कर दी गई, क्योंकि मामला बाबूलाल मरांडी का न्यायालय में
स्पीकर के न्यायालय में विचाराधीन था और इसकी पेचीदगियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ओर से अमर बावरी का नाम आगे किया। तो अब उनसे पूछा जाना चाहिए कि 23 अक्टूबर 2023 से लेकर जी लोकसभा के विधानसभा के जो चुनाव हुए 24 तो 1 साल तक सरकार क्यों सोती है, जबकि बार बार झारखंड उच्च न्यायालय सरकार को निर्देशित करता रहा कि शीघ्र से शीघ्र सूचना आयुक्तों की नियुक्ति कर दी जाए। करीब 25,000 आवेदन लंबित है, तो सरकार की नींद खुली नहीं। लेकिन अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का संज्ञान लिया है, तो मैं समझता हूं कि एक तो विपक्ष में होने के नाते और भारतीय जनता पार्टी को अपनी जिम्मेदारी का एहसास है कि हम चूंकि विपक्ष में है तो अपना हमको नेता भी चुनना है। लेकिन सरकार की कारगुजारियों पर जिस तरह से मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में तथ्य सरकार की ओर से जब रखे गए होंगे तो उन्होंने कहा होगा कि नेता प्रतिपक्ष नहीं है इसलिए हम नहीं कर पा रहे। उनको पूरी बात बतानी चाहिए थी कि 2023 अक्टूबर से लेकर विधानसभा चुनाव होने तक नेता प्रतिपक्ष था, पर हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। अब नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति होते ही 2 सप्ताह के अंदर का जो डेडलाइन रखा गया है कि सूचना आयुक्तों के नाम की सिफारिश कर दी जाए। अब देखना ये होगा कि सरकार करना चाहती है या नहीं करना चाहती जी। और कई ऐसे काम हैं राकेश जी, कई ऐसे काम हैं जो देखिए प्रदीप जी एक सवाल खड़ा हो रहा है कि बीजेपी जी चलिए प्रदीप जी आते हैं, जरा समझ ले, जरा विपक्षी पार्टी होने के नाते आप तो अपनी बात रख रहे हैं और निश्चित तौर पे आपके पास आते हैं, फिर आते हैं सुशांतो जी हमारे साथ है। सुशांतो जी क्या प्रॉब्लम आ रहा है? आखिर नेता प्रतिपक्ष की घोषणा तो कर दी गई थी, इसके बावजूद सूचना आयुक्त की नियुक्ति नहीं हो पाई हेमंत सरकार में। देखिए अगर उसको पिछले 23 का अगर उसको पकड़ के आप रखेंगे तो चलिए नहीं हो पाया, लेकिन अब तो सरकार को प्रतिपक्ष के नेता निश्चित तौर पर मिलेंगे। हमें लगता है कि ये जो डेडलाइन जो मिले हैं आपको 15 दिन के जो है, इस पर निश्चित तौर पर बीजेपी बड़ी पार्टी है, निश्चित तौर पर जी वो करेंगे। लेकिन फिर भी अगर ना कर पाए तो ये सरकार के लिए बड़ी बात है। ये सरकार को ये नहीं मिलने के कारण अगर कहीं पोस्टिंग में दिक्कतें आ रही है तो ये निश्चित तौर पर विपक्ष के हमारे नेता, अभी देखिए रघुवर जी भी आ रहे हैं 10 तारीख को ले रहे, लेकिन ये 15 दिन के अंदर या हमको करना है। आज हो गए आपको करीब 9, ठीक है, कम समय है, लेकिन हमें लगता है कि ये मिस नहीं होंगे, निश्चित तौर पर होगा। हमको भी भरोसा है इस पर कि निश्चित तौर पर ये 15 दिन। लेकिन अगर वो हम पकड़ के चले कि पिछले 23 से 1 साल तक ये सरकार क्या किए, सरकार कुछ किए ठीक है नहीं हो पाए, लेकिन 5 साल तक नेता रहने चाहिए सदन में। अगर रहे तो निश्चित तौर पर जो भी दिक्कतें आ रही है वो ठीक हो जाएगी। जी चलिए प्रदीप जी के पास एक बार फिर आते हैं। प्रदीप जी कुछ आप बता रहे थे, जो जानकारी मिल पा रही थी कि सूचना आयुक्त की नियुक्ति होनी चाहिए थी, बड़ी लंबी सूची पड़ी हुई है, आपने भी जिक्र किया है। क्या लगता है कि इस बार पूरी तैयारी हो पाएगी, क्योंकि विधानसभा का बजट सत्र भी आने वाला है और इस दौरान सूचना आयुक्तों की भी बातचीत आएगी, साथ साथ कहा जा सकता है कि नेता प्रतिपक्ष पर भी चर्चा होगी। देखिए राकेश जी, आपको भी याद होगा कि जब झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई हो रही थी तो सरकार की ओर से दलील दी गई कि एक दफा तो दलील दिया गया कि नेता प्रतिपक्ष नहीं होना भी चाहता है, नियुक्ति नहीं कर पा रहा। चलिए जब उस समस्या का समाधान हो गया तब सरकार ने कहा कि हमने आवेदन आमंत्रित किए। अगली सुनवाई की तिथि को सरकार ने कहा कि आवेदन की मंगवाने के बाद उसकी छटाई की जा रही है और जो उपयुक्त होगा उसकी हम घोषणा करेंगे। हाईकोर्ट ने तर्क टिप्पणी की थी कि इस कार्यशैली से तो ऐसा नहीं लगता कि सरकार सूचना आयुक्तों की नियुक्ति करना चाहती। तो मैं ये प्रश्न कर रहा था कि चलिए ठीक है, एक आधार हो सकता है कि नेता प्रतिपक्ष नहीं होने के कारण नियुक्ति नहीं हो पा रही है, लेकिन सरकार की मंशा को भी देखना। और हम तो ये पूछना चाहते हैं कि कई कार्य ऐसे हैं जहां कोई नेता प्रतिपक्ष की आवश्यकता नहीं होती है। सुशांतो जी भी यहाँ बैठे हैं और इनकी पार्टी जो है गरीब गुरबों की आवाज बनती है। इनको पूछना चाहिए सरकार से कि आखिर वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन विगत 8-9 महीनों से क्यों रुका हुआ है? कल तो आपने उनकी राशि हस्तांतरित कर दी मैया योजना 6 तारीख को, लेकिन ये जो पेंशनधारी जो है, जो जिनको
1,000 रुपए मिलता है मासिक, जी तो विगत 8-9 महीनों से रुका हुआ है। क्या सरकार को इसमें भी कोई बाध्यता है कि नेता प्रतिपक्ष कहेगा तभी हम भुगतान करेंगे? तो अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पाले में गेंद डाल के आप सोचते हैं कि नहीं सब कुछ अब हितैषी हो गया, तो जनता भी देखती है और बाकी प्रबुद्ध लोग भी समझते हैं कि सरकार हीला हवाली कर रही है। नियुक्ति सिर्फ सूचना आयुक्त में नहीं, महिला आयोग की भी नियुक्ति सरकार ने नहीं की, क्योंकि वहां पर लगभग 30,000 से ज्यादा आवेदन लंबित है। कहा महिला आयोग में सुनवाई क्या होती है? या तो फिर दहेज से जो लोग पीड़ित होते हैं उन लोगों की, रेप पीड़िताओं की, जो शीघ्र अतिशीघ्र न्याय चाहते हैं, उन लोगों की आवाज को भी सरकार दबाना चाहती है। अगर सरकार प्रतिबद्ध होती कि नहीं हमें नियुक्ति करनी है, तो मैं समझता हूं कि जैसा सुशांतो जी ने कहा कि पिछली बात को पकड़ कर नहीं रखना चाहिए। महोदय, पिछली बात के आधार पर ही अपने दूसरी पारी आपने शुरू की है सरकार कि हमने अच्छा काम किया, उसी के आधार पर आपका मूल्यांकन किया गया। इसलिए मैं समझता हूं कि सरकार को अति शीघ्र जैसे ही हमारी पार्टी की ओर से नेता प्रतिपक्ष घोषित कर दिया जाए, आप अपनी जिम्मेदारी पूरी करें और राज्य को सिर्फ सूचना आयुक्त ही न मिले, महिला आयोग में भी नियुक्ति हो, और जहां जहां प्रावधान है कि नेता प्रतिपक्ष होने के नाते नियुक्ति नहीं हो पा रही थी, जो सरकार दलील देती है, उन सारे पदों की भर्ती शीघ्र अतिशीघ्र कर दी जाए ताकि संवैधानिक कार्य में कहीं कोई रुकावट ना आए। प्रदीप जी, क्या लगता है कि नेता प्रतिपक्ष के नहीं रहने के बाद ये सारी प्रक्रिया पूरी हो पाएगी? क्या लगता है कि इस तरह की जो चीजें आती है, खास करके जिन आयोग या बोर्ड या निगम, कई जगहों पे ऐसी जगह होती है जहां पे इसकी चर्चा होती है, क्या नेता प्रतिपक्ष में अगर देर होती है तो इन सारी चीजों को आगे बढ़ाया जा पाएगा? विलंब होने का मैं समझता हूँ कोई प्रश्न नहीं है और कोई कारण भी नहीं है। अभी 1.5 महीने हुए हैं इस विधानसभा के कार्यकाल के, और जब सत्र चल रहा था, 4 दिनों का सत्र था, उसमें ज्यादातर तो औपचारिकताएं थी, अनुपूरक बजट लाया जाना था। लेकिन अब जबकि सरकार ने घोषणा कर दिया कि बजट सत्र शुरू होगा फरवरी महीने में, भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तैयारी के साथ जाएगी। अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है हमें, नेता प्रतिपक्ष के साथ जाएंगे। लेकिन अब एक बीच में ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, पूरी जिम्मेदारी के साथ बीजेपी जरूर जाएगी सदन के अंदर, लेकिन नेता प्रतिपक्ष की बात आएगी। जरा सुशांतो जी से बातचीत करते हैं। सुशांतो जी, क्या कहेंगे? जिस तरीके से कहा जा सकता है कि जो सूचनाएं होती हैं, सूचनाएं को कई आरोप लगे इसके पहले कि जानबूझकर सरकार ऐसा करना चाहती है कि सूचनाओं को दबाया जा रहा है, सूचनाओं को जानकारी लोगों तक नहीं पहुंचने दी जाएगी, और इसी के तहत इस तरह की चीजें आ रही हैं। कुछ आरोप प्रत्यारोप के दौरान इस तरह की चीजें भी आई थी। क्या लगता है कि सचमुच सरकार सूचनाओं को दबाने की कोशिश करेगी? नहीं, ऐसी बात नहीं। देखिए, प्रदीप जी जो कह रहे हैं एकदम निश्चित तौर पर वो सही कह रहे हैं। सिर्फ हमारे इसके नहीं, हमारे जो महिला आयोग से लेके पिछले सरकार में ये भी नहीं हुए, सबको होना है। अगर जिससे प्रतिपक्ष के अगर नेता आने के बाद भी अगर ना हो तो निश्चित तौर पर ये सरकार की गलतियां है। हमें लगता है कि इसको दोनों मिलके, हमारे पक्ष विपक्ष मिलके इसको करने की जरूरत है। लेकिन फरवरी में जो विधानसभा चलेंगे उससे पहले तो ये बनना तय है, और फिर रघुवर जी भी आ रहे। अब देखिए, ये बीजेपी के अपने हैं, वो तो निश्चित तौर पर सोचेंगे और करेंगे, और ना करने का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि राज्य में वो उनकी भी 13 से 14 साल राज किए हैं। उन भी चाहते हैं कि राज्य डेवलपमेंट हो, आगे बढ़े, तो इसके लिए निश्चित तौर पर वो करें। जी सुशांतो जी, एक सवाल प्रदीप जी ने किया है कि खास करके कई योजनाएं तो चल रही हैं, सूचना आयोग और सूचना आयुक्त की बात की जाए तो थोड़ी देरी हुई है, कुछ कारण रहे होंगे, लेकिन आज की बातचीत की जाए तो जो योजनाओं की चर्चा हो रही है उसमें वृद्धावस्था पेंशन और कई ऐसी चीजों का जिक्र किया जिसको लेकर सरकार चाहे तो कर सकती है, लेकिन उसको क्यों रोका गया है, ये सवाल प्रदीप जी ने भी किया है। निश्चित तौर पर ये रोके गए इसके लिए कि मतलब 2 से 3 दिन पहले बातें चल रही थी, हमारे पार्टी के विधायकों के साथ बैठे थे कि जनता कहती है, गांव में जाने से कहते कि जो 7 महीना 8 महीना से इधर हमारे निश्चित तौर पर मैया योजनाएं 2,500 मिल गए, लेकिन 1,000 रुपया जो मिलने हैं वो रुके हुए हैं। इसके लेके हमें लगता है कि बहुत जल्द इसके सरकार इसमें संज्ञान ले रही है, और लेके ये जो बचे हुए जो 7 महीना 8 महीना का ड्यूज है उसके सारे पेमेंट होंगे। जी, जिस तरह तैयारी है, चलिए पेमेंट होंगे, तमाम चीजें चलेगी।
जिस तरीके की बात आ रही थी कि हम बातचीत कर रहे थे कि सूचना आयुक्त को किस तरीके से लाया जा सकेगा, महिला आयोग का गठन किया जाना था, उसके लिए महिला आयोग में अध्यक्ष की नियुक्ति की जानी है, तो निश्चित तौर पे नेता प्रतिपक्ष को लेकर चर्चा होगी। प्रदीप जी, सवाल कई खड़े हो रहे हैं, खास करके आपकी पार्टी में विधानसभा के चुनाव के बाद से जो कई नेताओं का जिक्र किया जा रहा है, विधानसभा में जब जाने की बात आएगी तो कौन कौन से नेता ऐसे हो सकते हैं, इस पर भी चर्चा चल रही है। लेकिन रघुवर दास की जब एंट्री होती है उसके बाद से कौन से कद्दावर नेताओं को चांस मिल सकता है नेता प्रतिपक्ष के रूप में, यह भी सवाल है। लेकिन कहा जा रहा है कि बीजेपी जानबूझकर मामले को उलझाती जा रही है, नेता प्रतिपक्ष ना देकर इस तरह के माहौल को क्रिएट कर रही है। ऐसे बयान आज कई जगहों से आ रहे थे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, मैं समझता हूं हमारे जब विधायक अपने वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में बैठक करेंगे तो निश्चित रूप से सारी समस्याओं का समाधान बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। लेकिन जो प्रश्न है, यक्ष प्रश्न ये है कि सरकार के समक्ष जो चुनौतियां हैं, एक सुप्रीम कोर्ट ने और टिप्पणी की, शायद राकेश जी आपके भी संज्ञान में होगा और सुशांतो जी भी समझ रहे होंगे, कि उन्होंने कहा कि सिर्फ जो रिटायर्ड नौकरशाह है उनकी नियुक्ति न की जाए सूचना आयुक्तों के पद पर, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो नौकरशाह होते हैं जिनका झुकाव सरकार के साथ या जिनकी ट्यूनिंग अच्छी होती है, रिटायरमेंट के बाद उनको पोस्ट रिटायरमेंट जो गिफ्ट मिलता है, ऊंचे पद पर बैठा दिया जाता है, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने इशारा किया। तो जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं या अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ लोग हैं, वैसे लोगों को अगर मैं समझता हूं कि जिम्मेदारी मिले तो ज्यादा बेहतर ढंग से काम हो सकेगा, बजाय वैसे नौकरशाहों की जिन्होंने, आप कह सकते हैं कि जिन्होंने भक्ति दिखाई हो सरकारों के प्रति और फिर उनको आप उपकृत करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो उद्देश्य है सूचना आयुक्तों की नियुक्ति का वो प्रभावित होता हुआ दिखेगा। इसलिए सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए कि बिल्कुल पारदर्शी हो और जो सूचना आयोग की जो मतलब गठन का जो उद्देश्य था कि सरकारी कार्यालय में कामकाज किस तरह से चल रहा है, अगर कहीं कोई किसी को संदेह है, वो सूचना चाहता है तो उसको समय पर मिले, ये सारी चीजें सुचारू रूप से व्यवस्थित ढंग से चल सकेगी, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं। सुशांतो जी, एक सवाल बड़ा खड़ा कर दिया प्रदीप जी ने, क्या लगता है कि सचमुच अगर ऐसी परिस्थिति बनती है कि सूचना आयुक्त के गठन करने की बातचीत की जाए तो क्या सभी क्षेत्रों के लोगों को कहीं ना कहीं प्रमुखता के साथ लाने की तैयारी होगी? आप लोग इस पर पहल करेंगे क्या? निश्चित तौर पर होने की जरूरत है, लेकिन देश की राजनीति में अगर देख लें तो राज्यसभा में भी ऐसे चले जाते हैं, रिटर जज राज्यसभा चले जाते हैं। ये सब पूरे ऊपर से नीचे तक ये रोकने की जरूरत है, नहीं हो जो समाज के लिए काम कर रहे हैं, अगर राज्यसभा में जाना है, जो समाज के लिए काम कर रहे हैं, लोग जिनको जानते हैं, ऐसे नहीं कि बड़ी चेहरा जो हो जाए, अगर वो सोचिए जज है, जज रिटर कर गए, उसको आप बना दिए राज्यसभा में, ये नहीं होने की जरूरत है। इसी तरह से राज्य में भी हमें लगता है कि इस प्रमुख पोस्टों पर, इस प्रमुख जगह पर उसे बैठाना चाहिए जो समाज को समझते हैं इस जगह में। ऐसा नहीं कि कोई रिटर कर गए, आईएएस कोई आईपीएस रिटर कर गए और उनकी बड़ी बड़ी डंडे चले हैं और सरकार के साथ वो बड़ा घोलमेल थे, उनको लाके बैठा दिए, लेकिन जिनकी जो आशा रहेगी वो भी नहीं होंगे। इसलिए प्रदीप जी ये जो बातें कह रहे हैं इसमें सही है, लेकिन दोनों पक्ष को देखने की जरूरत है। हमें लगता है कि राज्यसभा भी उसी को देने की जरूरत है जो राज्य के लिए देखे हैं, राज्य को समझते हैं, लेकिन ऐसा किसी को नहीं देना चाहिए कोई रिटायर जज हो गए, उनको लाके कुछ काम किए हैं, बढ़िया जजमेंट दिए हैं, उसके चलते उसको राज्यसभा दिया जाए, ये नहीं होने की जरूरत है। जी चलिए, एक सवाल अंतिम कर ही लेते हैं प्रदीप जी से। प्रदीप जी, क्या लगता है कि पार्टी आपकी बड़ी ही तेजी से काम कर रही है, मेंबरशिप ड्राइव चल रहे हैं, संगठन का विस्तार करना है, कहीं ना कहीं पार्टी के अध्यक्ष को लेकर भी तैयारी चल रही होगी, क्या लगता है कि आने वाले समय में विधानसभा के बजट सत्र में हम लोग नेता प्रतिपक्ष के रूप में आपके किसी विधायक को देख पाएंगे क्या? देखिए, हमारे समक्ष जो लोग प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि उनके लिए भी विचारणीय विषय हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी कोई छोटी मोटी पार्टी नहीं है और हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास अच्छे से है। और जब हम बजट सत्र में जाएंगे, अब ये चूंकि सुप्रीम कोर्ट का मामला बीच में आ गया, तो मैं समझता हूं कि हम कोर्ट का भी सम्मान करते हैं। हम ऐसे लोग नहीं है कि हमारे खिलाफ अगर कोई फैसला आए तो हम उसको सीधे से नकार दें और जो पक्ष में आए उसकी वाहवाही करें। तो एक तरह से न्यायपालिका ने जो कहा है उसका भी सम्मान होगा और जब बजट सत्र में जाएंगे तो पूरे तेवर के साथ जाएंगे। सरकार के 2-3 महीने के जो कार्यकाल होंगे
उसमें कहाँ सरकार ने गलतियां की है और कौन सी परेशानी जनता को झेलनी पड़ रही है, ये सारे विषय लेकर जब हमारे विधायक सदन में उपस्थित होंगे तो आपको वो तेवर दिखाई देगा। भले ही हमारी संख्या इस बार कम हो, लेकिन संख्या कम होने के कारण हम अपनी जिम्मेदारियों से कहीं पीछे हट नहीं रहे। उस और मजबूती के साथ और प्रतिबद्धता के साथ इस बात का एहसास हमें भी है कि राज्य की जनता ने हमें जो संख्या बल दिया है वो पुरजोर ढंग से अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए दिया है। दमदार तरीके से हमारी जो बात रखी जानी चाहिए विपक्ष के दल होने के नाते, वो हम अपनी जिम्मेदारी तय निर्वहन करेंगे। सुशांतो जी, अगर नेता प्रतिपक्ष को लेकर 2020 से कहीं ना कहीं चर्चा चल रही है कि किस तरीके की चीजें चल रही थी, कितना नुकसान हो पाया, क्योंकि बड़े सवाल खड़े होते थे कहीं ना कहीं सूचना को लेकर के, जानकारियां लेने वाले लोग परेशान हैं। आप भी कहीं ना कहीं कई चीजों की जानकारी सूचना के माध्यम से लेने की कोशिश करते ही रहे अमूमन। क्या लगता है कि आज के दिन कितना सार्थक होता नजर आएगा, किस तरीके से जाएंगे आप? देखिए, हमारे पास जो जो चीज फैसिलिटी है उस फैसिलिटी को हम ले नहीं पा रहे हैं किसी एक के लिए, ये रुकना नहीं चाहिए। इसे लगता है कि निश्चित तौर पर ये 15 दिन के अंदर हमें करना चाहिए, पूरे करने की जरूरत है। और जो सरकार और जो बीजेपी के जो अभी आपको मेंबरशिप चल रहे हैं, ये मेंबरशिप पर भी है कि निश्चित तौर पर आप बीजेपी को लग रहे हैं कि हमको अब मेंबरशिप के लिए रोड में आने की जरूरत है, जाने की जरूरत है। अब हमारे मिस कॉल से नहीं चलेंगे। मिस कॉल से जो मेंबरशिप होते थे उसे लगता है बीजेपी अब नकार रहे हैं। निश्चित तौर पर हम लोग जिस तरह से बनाते हैं, मेंबर घर घर जाके बनाते हैं, बैठ के बनाते हैं, उसी तरह से अब बीजेपी भी कर रही है। अच्छी बात है, मेंबर बननी चाहिए, पार्टी मजबूत होगी, निश्चित तौर पर होना चाहिए। लेकिन जो कर रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने जो कह दिया, उसका बात को तो निश्चित तौर पर मानने की जरूरत है और मानेंगे, हमें पूरा भरोसा है। और 15 दिन के अंदर निश्चित हम लोग को प्रतिपक्ष नेता मिलेंगे। जी चलिए, उम्मीद करेंगे कि विधानसभा के इस सत्र में, बजट सत्र जब होगा, उसमें नेता प्रतिपक्ष भी होगा और कहीं ना कहीं जो बोर्ड आयोग, जो भी जरूरत की चीजें होंगी, सूचना आयुक्त की चीजें, वो भी भरी जाएगी। प्रदीप जी के पास एक बार फिर आते हैं। प्रदीप जी, किस तरीके से बातचीत हो रही थी खास करके विधानसभा के अध्यक्ष से? उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि ये जिम्मेदारी जो है बीजेपी की है कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में किसी चिन्हित करे, किसी चयन करके सामने लाए। कहीं से हेमंत सोरेन या उनकी सरकार इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसलिए सूचना आयुक्त में भी कहीं ना कहीं उनकी ही जिम्मेदारी बनती है कि जितनी जल्दी नेता प्रतिपक्ष के रूप में नाम सामने लाने की कोशिश की जाए। जो बात कही है बिल्कुल सही बात कहा है उन्होंने, कहीं कोई इसमें गलत बात नहीं है और भारतीय जनता पार्टी वो सारे काम करेगी जो वैधानिक तरीके से उचित होना चाहिए। लेकिन मैं एक बात पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता था कि सूचना प्राप्त करने के लिए जो त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है जी, पहले तो जन सूचना पदाधिकारी के पास अपील की जाती है, वहां अगर आपको समय से सूचना नहीं मिली तो प्रथम अपील है, उसके बाद राज्य स्तर पर जाकर आप अपील करके सूचना एकत्रित कर सकते हैं। तो सरकार की व्यवस्था तो ऐसी होनी चाहिए कि अगर प्रथम जो जन सूचना पदाधिकारी है वहीं से सूचना मांगने वाले लोगों को सूचना मिल जाए, या फिर प्रथम अपील में ही अगर सूचना उपलब्ध करा दिया जाए तो राज्य सूचना आयुक्तों के पास कोई अपील जाएगा ही नहीं। लेकिन अधिकारी जिस तरह से धृष्ट हो गए हैं, उनको इस बात का एहसास है कि बहुत ज्यादा से ज्यादा क्या होगा तो राज्य सूचना आयोग तक लोग जाएंगे। लेकिन चूंकि राज्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति नहीं हुई है तो मामला वर्षों वर्षों लटका रहेगा। इसलिए भ्रष्टाचार का जो मामला सामने आ रहा है, अभी कांग्रेस के जो मंत्री जनता दरबार लगा रहे थे, वहां तो भाई आप जो अखबारों में मैंने देखा कि किस तरह से महिलाएं बता रही थी कि सीओ बगैर पैसे काम नहीं करना चाहता, प्रति डिसमिल रेट फिक्स कर रखा है। उसके अलावा रांची के जो सीओ पकड़े गए घूस लेते हुए। तो ऐसे भ्रष्टाचारी अधिकारियों पर कहीं ना कहीं सरकार को नकेल कसने की आवश्यकता है, जो अपने आप को यह दावा करती है कि हम आम जनों की सरकार है, गांव की सरकार। तो गांव को लोगों को अगर जो जन सरोकार से संबंधित विभाग है वहां परेशानी हो रही है तो सरकार को एक बार अवलोकन करने की आवश्यकता है। हम विरोधी दल होने के नाते उनको बताएंगे, सारी चीजें सचेत भी करेंगे, लेकिन उनका तंत्र ज्यादा है सरकार में होने के नाते, तो उनको कार्रवाई करके भ्रष्टाचारियों को रोकना मैं समझता हूं सरकार के लिए भी एक चुनौती का विषय है।
ये तो बड़ा सवाल था ही प्रदीप जी, जिस तरीके से पहले भी इस पे चर्चा कर रहे थे कि सरकार की जो मशीनरी होती है वो सिस्टम से काम करे तो कई चीजें सीधे दुरुस्त हो सकती है। सुशांतो जी, क्या आप सरकार में हैं, किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आपका भी सरोकार लोकल लेवल पे होता है, स्थानीय लेवल पे होता है और कहीं ना कहीं इन सारी बातों की चर्चा आती है तो ब्यूरोक्रेसी की जब बात आती है या सरकारी मशीनरी की बात आती है उस समय कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानी जरूर आती है, जिसका प्रदीप जी ने भी जिक्र किया है। निश्चित तौर पर देखिए, जो प्रदीप जी जो बातें कर रहे हैं एकदम सही बात है। ब्लॉक के अंदर अगर आप चले जाए, अगर वहां चले अंचल में चले जाए तो कोई भी अगर म्यूटेशन कराना है तो आपको नहीं होंगे। रजिस्ट्री ऑफिस का भी वही हाल है। रजिस्ट्री ऑफिस पे फिक्स है कि भाई आप गलत पेपर डाल रहे तो कितना आपको पैसा मिलेगा, उसके आधार पर आपका रजिस्ट्री होगा। तो ये चीज देखने की जरूरत है। हमें लगता है कि ये जो ताकत जो दी है या हल्का कर्मचारी जिसको हम लोग कहते हैं, उनकी अगर गलतियां हो, अगर सीओ पर इस पर कार्रवाई हो, मतलब जो हल्का कर्मचारी गलत तरीका से अगर रसीद काट रहे चाहे कुछ हो रहे, उस पर अगर कार्रवाई उनके हो, उन सीओ के ऊपर हो, तो हमें लगता है कि ये भ्रष्टाचार के जो मामला है ये घट जाएंगे। कौन ऐसे हमारे यहाँ सीओ है? अभी एक देखिए, एक हमारे सदर के गए ना, इनका काम था ऐसा, ये मतलब जमीन को नापी करने के लिए भी 50-50 हजार रुपया मांगते हैं। जो 1,000 रुपया फीस है जो आप जमा करेंगे, आपके लोग जाएंगे, वहां से लोग जाएंगे अगर नापी करेंगे। यह भ्रष्टाचार है। इसे खत्म करने के लिए हमें लगता है कि अभी जो सरकार फिर से बनी है, रिपीट हुई है, इसको हम लोग को ध्यान देने की जरूरत है। अगर सरकार ध्यान नहीं दे, जनता को हम देख रहे, हमने खूंटी पर बहुत जबरदस्त काम किया, हमने देखा, लेकिन लोग अब उजी हो रहे, लोग अब डायरेक्ट जाके महिलाएं जाके सीओ से क्वेश्चन कर रहे, क्यों नहीं कटेंगे जब हमारे सारे रसीद है। वो उल्टा पुल्टा रिपोर्ट बनवा के उनको दिखा देते, रिजेक्ट करा देते, दोबारा डालेंगे तो उससे पैसा लेके देंगे। ये सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। इस तरह से अफीम की खेती को सरकार ने खत्म कर रहे, उस तरह से लगता है तमाम चीजें चलेंगी। सुशांतो जी, प्रदीप जी दोनों जिस तरीके से तमाम चीजों पर एक साथ एक मंच पर आने को भी तैयार दिख रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से आप बातचीत कर रहे हैं, जीरो टॉलरेंस को लेकर हेमंत सरकार ने मुहिम चलाई है, सूचना आयुक्त के गठन करने की बात कही जा रही है और ऐसे मौके पर निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि अगर सूचनाएं सही तरीके से लोगों तक पहुंचेंगी तो आने वाले समय में जो सवाल खड़े होते हैं जनता के सामने या फिर सरकार के सामने, उसका जवाब तमाम लोगों को मिलता नजर आएगा। लेकिन आज की बातचीत की जाए तो नेता प्रतिपक्ष का होना इसके लिए काफी जरूरी है, क्योंकि कहीं न कहीं कई ऐसे पद राज्य में है जिसमें एक कमेटी बनाई जाती है, उसमें नेता प्रतिपक्ष की भी भूमिका होती है और ऐसे मौके पे बीजेपी भी कहीं न कहीं इस बारे में आगे बढ़ चढ़कर काम करने की कोशिश करेगी और नेता प्रतिपक्ष का नाम सामने रखकर इन सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए आगे बढ़ने की बात कही जा सकती है। आप दोनों हमारे साथ